आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड में क्या आता है, पहले देखो। एक ब्लड आया, प्लाज्मा। बॉडी फ्लूइड में ऐसे बहुत सारा है, मैं पढ़ेंगे हम लोग मेनली ब्लड और प्लाज्मा। जैसे CSF भी बॉडी फ्लूइड में आएगा। सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जैसे हुआ, और सलीवा हुआ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हुआ, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ऐसे तो फ्लूइड में बहुत सारा ये आएगा, और हम मेनली पढ़ेंगे ब्लड और प्लाज्मा के बारे में इस चैप्टर में। अब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कर पढ़ेंगे, जो हमारे नीट के लिए फ़ायदा हो। देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लिखा, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट। जितना भी सेल है, इसको क्या चाहिए? सेल है, मान लीजिए सेल देख सकते हैं, मान लीजिए इस सेल है, ठीक है। सेल को क्या चाहिए? इसको पहले न्यूट्रिएंट चाहिए। बॉडी में जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट और एसेंशियल सब्सटेंस। सब्सटेंस चाहिए। सेल फिर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। जब बहुत सारा सेल जब मिल जाएंगे यहाँ, टिश्यू बनाएंगे। और एक टिश्यू सेल वेस्ट रिलीज करेंगे, वेस्ट रिलीज करेंगे ना, वेस्ट इनको भी रिमूव करने के लिए और न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए, एसेंशियल सब्सटेंस लेके जाने के लिए सेल या टिश्यू को फ्लूइड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और लिविंग ऑल, देखिए लिखा है, वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, आल्सो द वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस। वेस्ट जैसे वेस्ट को निकालने के लिए, हार्मफुल सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस उसी को बोलते हैं हार्मफुल सब्सटेंस। उसको रिमूव करने के लिए प्रोडक्ट हैव टू रिमूव कंट्रीज फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द सेल, ताकि जो सेल का फंक्शन है उसको हेल्थी बनाए रखे, क्योंकि इसका कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उस वेस्ट को निकालते रहना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट O2 का सप्लाई करते रहना पड़ेगा। हार्मफुल सब्सटेंस, efficient mechanism for the movement of the substance and from the cell. Different group of animal have evolved different method of the transport. इसी को डिफरेंट ग्रुप में, जैसे हम लोग पॉलीफेरा में पढ़े, पॉलीफेरा में कैसे निकलते हैं बोलो तो, ऑक्सीजन कैसे डिलीवर होता है और न्यूट्रिएंट कैसे डिलीवर होता है पॉलीफेरा में। जैसे स्पॉन्जिया में पढ़े, ऐसे होता है ना, स्पॉन्जिया में पढ़े ना, स्पॉन्जिया जैसे उसमें क्या होता है कि वाटर एंटर करता है, फिर वाटर निकल जाता है ना, तो इसी के जरिए न्यूट्रिएंट अंदर आ जाता है। जो सेल है उससे न्यूट्रिएंट ले लेता है सेल, और ऑक्सीजन भी ले लेता है, और वेस्ट मटेरियल छोड़ देता है, नहीं जो निकल जाता है। फिर जो पानी आता है बाहर से, ये पॉलीफेरा और सेलेंट्रा में भी ऐसे होता है। सेलेंट्रा दो ग्रुप है, जिसमें पॉलीफेरा और सेलेंट्रा, जिसमें बॉडी फ्लूइड वाटर ही होता है। वाटर के जरिए ही वो अपने वेस्ट मटेरियल को और न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकालता है। लिखा है सराउंडिंग हाउ देयर सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जिया सैलेंटेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विथिन देयर बॉडी ट्रांसपोर्ट सच ए मटेरियल। जैसे मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ही है, तो ये ब्लड का ही, ब्लड से करता है ये। एंड मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड, ये सबसे ज़्यादा जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड से ही करता है। अभी पॉलीफेरा सैलेंटेटा है जो पानी से करता है, ज़्यादातर जो ब्लड से ही करता है। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज। अनदर बॉडी फ्लूइड, लिम्ब भी एक बॉडी फ्लूइड है, जो पहले ही आपको हम बताए हैं। बॉडी फ्लूइड प्लाज्मा, लिम्ब भी है। Also helping transport certain substance. In this chapter we learn about the composition and properties of the
ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ को ही पढ़ेंगे। लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड को कहते हैं लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। बहुत गंदा है भाई टिश्यू फ्लूइड। अब इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं ब्लड को, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आज ब्लड से शुरू करेंगे अपना टॉपिक। ब्लड क्या है, पहले स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग पहले भी एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फ्लूइड एनालिटिक्स। अब ब्लड कैसे बनता है, ब्लड में क्या क्या होता है देखो। ब्लड हॉर्न, एक तो फॉर्म एलिमेंट स्पेलिंग के लिए हम माफी चाहेंगे ब्रो। फॉर्म एलिमेंट में जैसे हुआ आरबीसी, इरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको, साइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट को बोलते हैं। ब्लड में क्या होता है, और एक प्लाज्मा भी है। ब्लड में दो चीज, फॉर्म एलिमेंट एंड प्लाज्मा। फॉर्म एलिमेंट कितना परसेंट होता है पता है, यहाँ इनिशिएटिव में लिखा हुआ बताएंगे 45% फॉर्म एलिमेंट, या प्लाज्मा कितना बचेगा 45% हुआ तो 55%, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होगा बोल देखो, ठीक है। जैसे मान लिया ये ब्लड है, ठीक है। इसमें फॉर्म एलिमेंट हुआ, आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट हुआ, और इसमें लिक्विड जो है प्लाज्मा में क्या होगा, मेनली वाटर 90 से 92%। इनसेट में लिखा भी है। ब्लड स्पेशल कनेक्टेड टिश्यू, पहले देखिए यहाँ देखिए 92% H2 प्लाज्मा। और क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है 6 से 8%। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम अभी आपको लाइन बाय लाइन दिखा रहे हैं। और भी होता है जैसे आयंस या मिनरल भी बोल सकते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, इसमें भी होता है क्लोटिंग फैक्टर भी। चलो क्लोटिंग फैक्टर भी होता है, क्लोटिंग फैक्टर। पढ़ लेते देखिए ब्लड तो पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा फॉर्मेलिन से बनता है। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा इज टू कलेटेड विस्कस फ्लूइड। एक विस्कस मैंने जो घिसापन जिसमें होता है ना, विस्कस फ्लूइड constitute nearly 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा कितना परसेंट, 55। या बताए आपको हम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, हाँ अब दिख रहा है, चलो पता नहीं दिख रहा है इस टाइम से। 55%, 90 to 90% H2 यानी वाटर। और द प्लाज्मा में 99% पानी होता है। प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 से 8% प्रोटीन, 6 से 8% प्रोटीन, 6 से 8% प्रोटीन से। प्रोटीन में मेनली क्या है देखो, प्रोटीन में मेनली फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन, और एक होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर
अल्ब्यूमिन इसके अलावा भी है पर वो कम है इसलिए नहीं दिया यहाँ। और अल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन, ये मेजर 3 प्रोटीन है। फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन, अल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन्स। दिख रहा है भाई, हम क्या पढ़ रहे थे प्रोटीन में, ब्लड प्रोटीन। फाइब्रोनोजिन्स, फाइब्रोनोजिन का काम क्या होता है? इसका मैंने लिखा क्लोटिंग, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसको याद रखना भाई, बहुत बार नीट में पूछेगा, टेस्ट में भी रहेगा ऐसा क्वेश्चन। फाइब्रोनोजिन ग्लोबुलिन, ये ब्लड प्रोटीन है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, ये तीनों याद रखना, तीनों का फंक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म एक होता है इसका काम क्या है बोलो, बोलो भाई। ऑस्मोटिक वायलेंस, ऑस्मोटिक वाला, तीनों का मेनली फंक्शन याद कर लो मेरे भाई। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, जैसे आपको हम पहले बता दिए, मिनरल भी है, जैसे लिखा है सोडियम। पहले यहाँ पर लेते हैं, फाइब्रोनोजिन आर नीड फॉर क्लोटिंग एंड कोगुलेशन, जैसे बताया क्लोटिंग एंड कोगुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड अल्ब्यूमिन आल्सो हेल्प इन ऑस्मोटिक वायलेंस, अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक वायलेंस, ठीक है। Plasma also contains small amount of mineral like sodium, calcium, mineral, blood mineral। मिनरल में क्या होता है? मिनरल, सोडियम, दिख रहा है क्लियर? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, क्लोरीन, और भी पाया जाता है अल्सो ग्लूकोज, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, थोड़ा बहुत सम लिपिड भी है, लिपिड सोल्यूबल जो है, इट इज और भी है, लिखा भी है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन, plasma also contains small amount of mineral like sodium, calcium, magnesium, chlorine, etc. Glucose, amino acid, lipid, etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body. याद रखना, ट्रांजिट इन द बॉडी, इस लाइन पे गौर करना, ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ द ब्लड आर also present in the plasma in inactive form। क्लोटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो इनएक्टिव फॉर्म में, अगर एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये तो क्लोट कर देगा ना, इसलिए ये पाया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सीरम क्या कहते हैं? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर को सीरम कहते हैं। इस टर्म को अगर हम ब्लड का टर्म में लिखे तो सीरम को कैसे लिखेंगे बोलो? ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट,
माइनस क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड माइनस, देखो ये ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट प्लाज्मा हो जाएगा, ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट माइनस क्लोटिंग फैक्टर को ही सीरम कहते हैं, इसको ब्लड के टर्म में लिख दिया, ऐसे आता है नीट में। अब हम तो पढ़ लिया, फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आरबीसी, फॉर्म एलिमेंट फॉर्मूला की बात नियरली 45% पहले हम बता चुके हैं सब। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड, सबसे ज़्यादा ऐसी का क्वांटिटी है भाई, कितना है, सबसे ज़्यादा फॉर्म एलिमेंट में ही पाया जाता है, इसका है 5 मिलियन। अरे भाई कैमरा मेरा, 5 मिलियंस टू 5.5 से 5.5 मिलियन से। Red blood cell are most abundant of all the cells in the blood. A healthy adult human has average 5.5 millions to 5.5 millions of RBC per meter cube of blood. ठीक है, ये पूरा इसमें ब्लड में नहीं, पर मीटर क्यूब ब्लड में, ठीक है। इसको यूनिट को भी ध्यान रखना है, इसको याद रखना ही है नीट के लिए, उसके साथ में ये यूनिट भी मीटर कितना में है, ठीक है। बट आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मेरो इन द एडल्ट। आरबीसी का बनता है रेड बोन मेरो में, आरबीसी का बोन होता है। आरबीसी आर डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी आरबीसी जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है किसमें, एक बताओ, पढ़े हैं इससे पहले भी पढ़े हैं। किसने बोलो, फ्रॉग में पढ़े ना, एनिमल टिश्यू में फ्रॉग के बारे में जाने का है ना, वही है न्यूक्लिएटेड है आरबीसी। वहाँ मेजॉरिटी मैमल में ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, ई न्यूक्लिएटेड टर्म जिसको लिए आरबीसी नहीं है उसको बोलते ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मेरो, तो पढ़ लिया। डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द मैमल एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। आरबीसी का शेप तो पता है मेरे भाई, ऐसे होता है ना, ऐसे हम जनरली लेते थे, बाइकॉनकेव ऐसे होता है ना, बाइकॉनकेव ऐसे आरबीसी का ही शेप है, बाइकॉनकेव दोनों साइड ऐसे, कॉनकेव फिजिक्स में पढ़े हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसे होता है, बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। सेल बाइकॉनकेव सेल, most of the member and biconcave in shape, they are red colored। रेड कलर क्यों होता है वैसे, ड्यू टू रेड कलर ड्यू टू हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ड्यू टू हेमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, याद रखना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। देखो दे हैव रेड कलरेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन, hence the color and name of this cell।
इसकी वजह से इसका सेल का नाम पड़ा है आरबीसी का रेड ब्लड सेल। ये हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम of hemoglobins in every इतना ml of blood ग्राम्स इन इतना ml। ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी में ही 12 से 16 ग्राम है, पर इतना 100 ml पे इतना है। देयर इज मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है चलो। हेमोग्लोबिन एवरी इतना दिस मॉलिक्यूल प्लेस, अपना एनसीईआरटी खोल के पढ़ो। दिस मॉलिक्यूल प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। आरबीसी का काम क्या है बताओ? ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। आरबीसी ऑक्सीजन डिलीवर का ही काम करता है, जैसे हम रेस्पिरेटरी चैप्टर में ही पढ़े हैं। This molecule plays significant role in transport of the respired gas. RBC have average lifespan 120 day. Lifespan of RBC. After which they are destroyed in the spleen, graveyard of RBC. स्प्लीन को ही कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में ये दफना दिया जाता है आरबीसी को। स्प्लीन या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन या ये भी याद रख लो, स्प्लीन यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको ही बोलते हैं। अब ल्यूकोसाइट भी पढ़ लो मेरे भाई। अब हम पढ़ेंगे WBC वाइट ब्लड कार्पेशियल ल्यूकोसाइट। ये इसका काउंट अगर देखें 6000 से 8000 के मतलब 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी कितना था? 5 से 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। और डब्ल्यूबीसी कम है भाई, 6000 से 8000 प्लेटलेट से भी कम है। प्लेटलेट बताएंगे आगे चल के, नीचे एनसीईआरटी दिखा रहे हैं आपको, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आना है। ल्यूकोसाइट एल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल से सबको पता है, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसी जो क्यों रेड है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं है तो ये रेड नहीं है, इसलिए ये वाइट है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लिएट पाया जाता है भाई। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लिएट पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होता है मतलब एन आर रिलेटिव लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 से 8000 ऑफ ब्लड मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइफ, उसका 120 डेज था, इसका शॉर्ट लाइफ होता है। शॉर्ट लाइफ 1 आवर भी हो सकता है, इसका 1 ईयर तक भी हो सकता है। एनसीईआरटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है शॉर्ट लाइफ, ये सिर्फ याद रखो नीट के लिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, और नीट के बाद ले लेना। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लाइफ। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी, हम भी क्या पढ़ रहे हो? आरबीसी ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। साइट स्पेलिंग कैसी भी तैसी। We have 2 main categories of WBC: granulocyte, A granulocyte, neutrophil, eosinophil, and basophil are different type of granulocyte. Granulocyte ऐसे याद रख लो, बेसोफिल, eosinophil, neutrophil, बेन ग्रेनुलोसाइट, ऐसे याद करो, बेन ग्रेनुलोसाइट, बेन ग्रेनुलोसाइट, बेसोफिल, दिख तो रहा है आपको, eosinophil, शायद
कलम भी नहीं चल रहा यार। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। आपको हम एक तरीका भी देंगे अभी याद करने का, कौन कितना परसेंटेज में है वो चुटकी में याद हो जाएगा। जो नीट में काफ़ी मैचिंग पूछेगा, हर साल पूछते हैं और पूछेगा भी, इस बार ही पूछेगा, 25 में ही पूछेगा। WBCT दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा अच्छा से। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट व्हाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट जो लिख देते हैं, लिम्फोसाइट और क्या, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये दोनों है ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एबंडेंट, चलो मोस्ट एबंडेंस है न्यूट्रोफिल। इसके लिए हम एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक परसेंटेज रिमेम्बरिंग का। मिनाब, मिनाब एल लिख सकते हो। मिनाब का फॉर्मूला है 73,601, इसको याद कर लो, पूरा मेमोरी हो जाएगा। परसेंटेज मोनोसाइट एम लिखते हैं 7%, इसिनोफिल 3%, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट 60%, बेस ये पर कुछ नहीं है, बेसोफिल डायरेक्ट है। मिनाब NAB ये कुछ नहीं होता है, ये क्योंकि आप तो पता है ना कितना बेसोफिल एसिनोफिल न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट ये कुछ नहीं। मिनाब इसको याद रहने के लिए सिर्फ, बेसोफिल 1%, ठीक है, और ये 20 से 25%, ऐसे याद रख लो 23%। 73,601 ये नंबर याद कर लो, 73601, हज़ार नंबर याद हो जाता है जीएफ का तो। और ये नहीं याद होगा, 73601। अब देखो पढ़ो भाई, फिर से लिखो बार बार जब तक याद ना हो। मिनाब 73,601। ये 23 नंबर ऐसे याद कर लो। अब फिर अब एनसेट पॉज करो भाई। न्यूट्रोफिल द मोस्ट एबंडेंट सेल 60 to 65%। हम न्यूट्रोफिल बोले 6 to न्यूट्रोफाइल 6 to 65%, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। 60% ऐसे आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा, 60-61 ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। कंफ्यूज करेगा तो 7% ऐसे मैचिंग आएगा, ठीक है, इसका तो ऐसे कर लेना, ठीक है। 60-65% of the total WBC, टोटल WBC का, एंड बेसोफिल आर द लीस्ट। कितना परसेंट? 1% लिखे ना, बेसोफिल 1%। दिख नहीं रहा है भाई, चलो ऐसे दिख जाएगा, दिख रहा है हाँ 1%। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, किधर दिख रहा है आपको, बेसोफिल का पढ़ रहे थे। 60% बेसोफिल आर द लीस्ट, दिख रहा है ना, लीस्ट 0.5 to 1%, ठीक है, 1%, 0.5 लिखा है टू 1%। इसे याद कर लो, हो जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, हम बना के देखें। 1% एमंग द न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट कितना है हम बताएं आपको फॉर्मूला से, 7%। एनसीईआरटी ऐसे याद कर लेना, 6 to 8%, सब एवरेज हम लिख दिए यहाँ, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। मोनोसाइट 6 to 8% आर फेगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय द फोरेजन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। एनसीईआरटी कहता है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट
फेगोसाइटिक होता है। फेगोसाइटिस करता है। एनसीईआरटी यहाँ ये बात कहता है कि न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, फेगोसाइटिक, डब्ल्यूबीसी जो है वो फेगोसाइटिक करता है। मगर एनसीईआरटी में और भी एक जगह लिखा है, और डब्ल्यूबीसी नहीं है खैर, जो फेगोसाइटिक नेचरिंग होता है। बताओ तो कहाँ लिखा है? फेगोसाइटिक सेल है तो बताओ। एक न्यू मोनोसाइट हुआ, एक न्यूट्रोफिल्स हुआ, एक डब्ल्यूबीसी है, और एक है नेचुरल किलर सेल। ये आप 12 में शायद पढ़ोगे या पढ़ लिए। नेचुरल किलर सेल लिखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से, हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है। नेचुरल किलर सेल जो फेगोसाइटिक सेल है, और भी एक जगह लिखा है, बोलो। एनिमल टिश्यू में पढ़ोगे, एक जगह लिखा है फेगोसाइटिक सेल, एक और भी है माइक्रोफेज। ठीक है, यहाँ दो लिखा है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, यहाँ याद कर लो। एक फेगोसाइटिक जो एनिमल टिश्यू में लिखा है फेगोसाइटिक सेल, माइक्रोफेज। माइक्रोफेज नेचुरल किलर सेल ये 12 में लिखा है, एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये एलिमेंट एनसीईआरटी एलिमेंट एनिमल टिश्यू। फेगोसाइटिक इनगल्फ कर लेता है, जैसे कि कोई फोरिजन बॉडी आया, फेगोसाइटिक ऐसे ऐसे जाएगा, इनगल्फ कर लेता है। इसी का काम होता है, इनगल्फ करके इसको फोरिजन बॉडी को खा लेगा। फेगोसाइटिक नेचर है, इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। बेसोफिल का फंक्शन। बेसोफिल क्या हिस्टामिन रिलीज करता है? सेरोटोनिन और हेपारिन, तीन याद रखो मेरे भाई। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ऐसे याद करो। बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। और भी एक काम होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को ही कंट्रोल करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन इसे लिखते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बेसोफिल। इसको याद रखिएगा। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन से इन्वॉल्व, अरे दिख नहीं रहा ना, दिखेगा कैसे? बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन etc and are involved in inflammatory reaction। इसोनोफिल आपको बताए, इसोनोफिल 3%, या देखो मेरे भाई 3% इसोनोफिल, 2 से 3% रेसिस्ट इन्फेक्शन। इसोनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन। और एक काम होता है इसका, इस पर जो लिखा है, एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन। अरे ये सब एलर्जिक रिएक्शन, एसोनोफिल एलर्जिक रिएक्शन, ऐसे याद कर लो। रेसिस्ट इन्फेक्शन, दो काम बेसोफिल का, 4 हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, 4 एसोनोफिल का, 2 रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बहुत गंदा रेटिंग यार, बहुत गंदा रेटिंग, 20 से 25%। लिम्फोसाइट क्या लिखते हैं? ठीक है, अच्छा है, दिखता नहीं ना, इधर लिखना पड़ेगा सब।
फार्मूला से देखोगे तो इसको 23 लिखे हम। लिम्फोसाइट कभी बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट। दोनों क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मटेरियल, टिश्यू मटेरियल, वो सब बाद में पढ़ेंगे। प्लेटलेट, प्लेटलेट पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे।